आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का ये चैप्टर जो है चैप्टर 11 है। और चैप्टर 11 हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लिए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने बताया था कि चलिए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम नहीं करवाएंगे, लेकिन हमने देखा कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, हर 1-2 साल पर ये क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है। मान लीजिए इस साल पूछा गया, अगले साल नहीं पूछा जाएगा, उसके अगले साल जरूर पूछ दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पर करवाना जरूरी हो गया है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, और यही एक क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर चालू करेंगे। और ये इस चैप्टर का मॉडल सेट हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। या आपको टेलीग्राम में सर्च करना होगा हिस्ट्री टॉक, और आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और आपको वहाँ से ज्वाइन कर लेना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे आंसर कैसे लिखते हैं इसके बारे में हम बहुत मतलब इससे चैप्टर 11 से पहले जितना भी सारे चैप्टर में लगभग हम बताए हैं, बहुत बढ़िया से बताए हैं कैसे आंसर लिखते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसे आता है कि कनिष्क के जीवन एवं उपलब्धियों को बताएं। या ऐसे भी आ जाता है कि कनिष्क के प्रारंभिक जीवन के बारे में चर्चा करें, या ऐसे भी आ जाता है कनिष्क के प्रारंभिक जीवन एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डाले। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन कई तरीका से आ जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? अगर रहेगा कनिष्क के बारे में, कनिष्क के जीवन और उसके उपलब्धि के बारे में रहेगा, तो कैसे लिखेंगे? चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन थोड़ा बेहतरीन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन आप बड़ा भी लिख सकते हैं और थोड़ा छोटा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात ये होता है ना कि आपके कंटेंट जो लिख रहे हैं ना, ये बात जो लिख रहे हैं ना, इसमें बात कुछ होनी चाहिए कि हाँ कुछ लिख रहे हैं। ये नहीं कि हवाबाजी। देखिए जब आपको मान लीजिए आंसर याद नहीं है, आप हवाबाजी कर रहे हैं, तो हवाबाजी कर रहे हैं तो वहाँ पर तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब हवाबाजी करिए नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा ही कर लेंगे। अगर आपको आंसर याद है और सटीक लिख रहे हैं तो बस कम में भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना कम मत कर दीजिए कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है 20 नंबर का, उसको आप 2 पेज में और 1 पेज में लिख कर आ रहे हैं, तो बताइए कैसे 20 नंबर मिल जाएगा आपका? बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि कंटेंट में दम होना चाहिए। अरे कंटेंट में दम कैसे होगा? आपके जो लिखे हैं उसमें बात कैसे होगी? तब बात होगी ना जब आप कुछ लिखेंगे। अब 1 पेज में आप कैसे 20 नंबर के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ये बताइए पहले। 1 पेज में अगर 20 नंबर के क्वेश्चन का हल कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ में उसमें छोड़े हैं। जब छोड़े हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। अब 1 पेज में कोई कैसे लिख सकता है? और 2 पेज में, 3 पेज में, कम से कम 4 या 5 पेज में कम से कम तो आपको लिखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, 3 से 4 पेज में, कम से कम तो 3 से 4 पेज में आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कनिष्क के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ही क्या लिखेंगे? देखिए, कनिष्क कुषाण वंश का तीसरा प्रतापी शासक था। या ऐसे भी लिख सकते हैं, तीसरा ना लिखकर कनिष्क कुषाण वंश का प्रतापी शासक था, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आपको तीसरा याद ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे तीसरा कैसे? ये पहला प्रतापी शासक। देखिए इससे पहले भी दो शासक हुए थे, कुजुल कटफिसर और भीम कटफिसर। ध्यान रखिएगा, वो भी ठीक ठाक शासक थे। देखिए इसके जितना प्रतापी नहीं थे, लेकिन ठीक ठाक थे। तो आप डायरेक्ट कैसे भी लिख सकते हैं, कनिष्क कुषाण वंश का प्रतापी शासक था, या सबसे प्रतापी भी शासक। ध्यान रखिएगा, प्रतापी शासक था। इसके अंदर कुशल प्रशासक, साम्राज्य निर्माता और योग्य योद्धा के गुण मौजूद थे। इसके समय ही कुषाण वंश का साम्राज्य विस्तार सबसे अधिक था। इसके समय ही कुषाण वंश का साम्राज्य विस्तार सबसे अधिक था। देखिए इतना में ही कनिष्क के बारे में बहुत कुछ बता दिया गया। देखिए प्रतापी शासक उसको कह दिया गया। जब प्रतापी शासक, देखिए एक और बात समझिए एक और बात। आपको जब याद हो जाएगा कि कनिष्क एक प्रतापी शासक था, तो जब प्रतापी शासक होगा तो उसमें ये सब गुण मौजूद होगा। कुशल प्रशासक का गुण मौजूद होगा, साम्राज्य निर्माता का गुण मौजूद होगा, योग्य योद्धा का गुण मौजूद होगा। ये सब कुछ मौजूद होगा, तभी तो वो प्रतापी शासक होगा। आप ऐसे बस इतना लाइन याद रखिएगा, कनिष्क एक प्रतापी शासक था। जब प्रतापी होगा तो उसके अंदर कुशल प्रशासक भी होगा, तभी तो प्रतापी हुआ होगा। साम्राज्य निर्माता का भी गुण होगा, योग्य योद्धा का भी गुण होगा, ये सब मौजूद होंगे। और जब ये सब मौजूद होगा तो सब उसके समय क्या साम्राज्य विस्तार नहीं होगा? जरूर होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसके समय ही कुषाण वंश का साम्राज्य विस्तार सबसे अधिक था। ये सब एक ही में तो है, बस एक लाइन आपको याद रखना है। कनिष्क जो था वो प्रतापी शासक था। जब प्रतापी होगा तो कुशल योद्धा भी होगा, और ये साम्राज्य निर्माता भी होगा। ध्यान रखिएगा, ये सब होगा। और आगे अब इतना इंट्रोडक्शन हो गया, अब कनिष्क के जीवन के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। कनिष्क का जीवन कैसा था? तो पहले बचपन के बारे में लिखेंगे। देखिए, और ये राजा के घर में था। जब राजा के घर में था तो इसको ट्रेनिंग भी बढ़िया मिला होगा। अब देखिए इतना योग्य शासक जब बना तो बिना ट्रेनिंग का बना होगा। आपको क्या लगता है कि ईश्वर द्वारा इसके अंदर सब गुण दे दिए गए हैं, प्रकृति द्वारा इसके अंदर गुण, योग्य राजा के गुण दे दिए गए? ऐसा कुछ होता ही नहीं है।
आपके अंदर थोड़ी शारीरिक ताकत हो सकता है, थोड़ा दिमाग थोड़ा तेज हो सकता है, लेकिन दिमाग तेज हो सकता है, उसको बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग दिया जाएगा, शरीर को भी बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग दिया जाएगा, तभी एक कुशल राजा बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका शरीर थोड़ा ताकतवर है तो आप कुछ भी तीर चलाना, ये तलवार चलाना, ये सब जान जाएंगे। आपका शरीर ना ताकतवर है, तलवार चलाना और तीर चलाना थोड़े जान जाएंगे, आप निशाना लगाना जान जाएंगे? नहीं। हो सकता है कि निशाना लगाने में आप अगर प्रैक्टिस करें तो आप तेज हो सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इसको शुरू में इसके जीवन के बारे में क्या लिखेंगे? कनिष्क का जीवन। कनिष्क को प्रारंभ से ही एक कुशल योद्धा बनने का प्रशिक्षण मिला था। प्रारंभ से ही इसको क्या मिला था? कुशल योद्धा बनने का प्रशिक्षण मिला था। क्योंकि ये कब बना था? ये भीम कटफिसस के बाद ये शासक बनता है। भीम कटफिसस भी बहुत मतलब प्रतापी शासक था, उसने अपना सिक्का चलवाया था, ध्यान रखिएगा। उसने भीम कटफिसस ने अपना सिक्का भी चलवाया था और वो ठीक ठाक प्रतापी था सकता। तो भीम कटफिसस के द्वारा ही इसको बढ़िया ट्रेनिंग दिया गया था, किसको? कनिष्क को। तो यहाँ पर कुशल योद्धा बनने का प्रशिक्षण मिला था, जिसके कारण कनिष्क एक महानतम शासक बनकर उभरा। जिसके कारण कनिष्क क्या हुआ? एक महानतम शासक बनकर उभरा। इतना तो आपको पता ही होगा, ये सब हम चैप्टर में पढ़ाए ही हैं, ये सब लिखते जाइएगा। अगला, भीम कटफिसस द्वारा काफी साम्राज्य विस्तार कर दिया गया था। जब भीम कटफिसस शासक था ना, तब काफी साम्राज्य विस्तार किया था, ये बताए भी थे। और कई सैन्य सुधार भी किया गया था। इसकी मृत्यु की होने के बाद कनिष्क राजा बना, क्योंकि भीम कटफिसस के बाद ही राजा बना। और जिसकी राजधानी पेशावर थी। जिसकी राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पेशावर। अब चाहे आप तो यहाँ पर मैप आप बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मैप बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अब मैप कैसे बनाएंगे? यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर कनिष्क का साम्राज्य ऐसे दिखा देंगे और यहाँ पर कर देंगे पेशावर। पेशावर लिखकर और लिख देंगे कनिष्क की राजधानी, कनिष्क की राजधानी। और यहाँ पर मथुरा को भी दिखा देंगे, मथुरा को सांस्कृतिक राजधानी लिख देंगे। मथुरा क्या लिखेंगे? सांस्कृतिक राजधानी। आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, मथुरा को सांस्कृतिक राजधानी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये जरूरी नहीं एक मैप में वहीं पर यहाँ पर मथुरा है तो यहीं पर होना चाहिए, थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप दिखाएं या ना, बस इतना होना चाहिए बस। तो मथुरा की सांस्कृतिक राजधानी। अब देखिए मैप भी आपका बन गया। अब मैप थोड़ा बड़ा में बनाना होता है। मैप कहाँ बनाना होता है? इसके बीच में ठीक बनाना होता है, इसके बाद इसके बीच में, ताकि जगह थोड़ा सा स्पेस, मतलब स्पेस थोड़ा सा घेरे। जानबूझकर एक करना होता है कि स्पेस थोड़ा सा ये क्या हो, घेरे स्पेस, ध्यान रखिएगा। आगे आगे हम लोग कनिष्क की उपलब्धियां लिखना है। तो कनिष्क की उपलब्धियां, तो यहाँ पर क्या कनिष्क का कार्य एवं उपलब्धियां भी लिख सकते हैं आप। डायरेक्ट कनिष्क का उपलब्धियां भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? कनिष्क की कई उपलब्धियां हैं जो निम्न है। सबसे पहला शक संवत का प्रारंभ। शक संवत प्रारंभ किया था, तो क्या लिखेंगे? यहाँ से क्या लिखना शुरू करेंगे? कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के समय शक संवत, अपने राज्याभिषेक के समय शक संवत प्रारंभ किया, या ऐसे लिख सकते हैं कनिष्क का राज्याभिषेक। यहाँ पर कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ। और इसी समय कनिष्क ने शक संवत प्रारंभ किया। इसी समय कनिष्क ने क्या किया? शक संवत का प्रारंभ किया, जो कि अभी तक प्रचलन में है। भारत सरकार द्वारा इसी शक संवत का उपयोग किया जाता है। भारत सरकार द्वारा इसी शक संवत का उपयोग किया जाता है। आप ये लिख सकते हैं कि इसका प्रारंभिक महीना ये था, अंतिम महीना ये था, ये सब लिख सकते हैं। या महीना का नाम भी इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर महीना का नाम भी लिख देंगे तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ऐसे लिख देंगे शक संवत का महीना, महीना करके ऐसे करके, और 12 महीना का नाम लिख दीजिए। 12 महीना कैसे करके आपका ये डायग्राम भी बन गया। कुछ बच्चे कहेंगे ये क्यों लिखेंगे? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप शक संवत का महीना भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर को भी पता होगा, लेकिन आपको भी तो पहले पता होना चाहिए ना। शक संवत का महीना क्या होना चाहिए? आपको भी पता होना चाहिए, तभी तो लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं। अगला, गंधार एवं मथुरा कला शैली का उत्कर्ष का यहाँ पर होगा, कला शैली का उत्कर्ष। यानी इस समय जब कनिष्क शासक था, उस समय दो जगहों का बहुत ज़्यादा उत्कर्ष होता है, गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली। इसमें होता क्या था? इसमें मूर्तियाँ बनाई जाती थी, ध्यान रखिएगा। गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली में मूर्तियाँ बनाई जाती थी। अब ये कैसी मूर्तियाँ बनाई जाती थी? महावीर की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई जाती थी, और भी देवी देवताओं की मूर्ति बनाई जाती थी, राजाओं की मूर्ति बनाई जाती थी। इसमें क्या लिखेंगे?
कनिष्क के समय ही गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली अपने उत्कर्ष पर पहुंचा और गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली में अनेक प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती थी, जिसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति, महावीर की मूर्ति और स्वयं स्वयं कनिष्क ने भी अपनी मूर्ति बनवाई थी। स्वयं कनिष्क ने अभी अपनी मूर्ति बनवाई थी और यहाँ पर भी आप चाहे तो मैप बना सकते हैं। स्वयं कनिष्क ने भी अपनी मूर्ति बनाई थी और ये कई तरीका से बनाया जाता, पत्थरों से बनाया जाता था और इसमें अलग अलग पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। मूर्ति बनाने में अलग अलग पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। ये सब आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशम मार्ग पर नियंत्रण। कनिष्क ने चीन से रोम जाने वाला रेशम मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसमें यहाँ पर क्या लिखेंगे, चीन से रोम जाने वाला रेशम मार्ग पर कनिष्क ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जो भी व्यापारी चीन से रेशम लेकर जाता था, रोम रेशम लेकर जाता था, उससे कनिष्क टैक्स लिया करता था। और इसी रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने के लिए चीन के शासकों से कनिष्क का युद्ध हुआ, जिसमें से एक शासक कौन था, पान चाओ से बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा, वहाँ का शासक था, कहाँ का, चीन का शासक था। यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेशम मार्ग पर कनिष्क ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ठीक है, अगला चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन। कनिष्क द्वारा प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में किया गया। कश्मीर के कुंडल वन में किया गया, जहाँ पर बौद्ध धर्म के बहुत बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया, जिसमें से अश्वघोष, वासुमित्र प्रमुख थे और इनके नेतृत्व में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया। और साथ में ही यहीं से बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, जिसमें से पहला शाखा हो गया हीनयान, दूसरा हो गया महायान। बस इतना भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और इसने मगध पर भी आक्रमण किया था ना, तो वो उपलब्धि में तो आप नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि अगर कनिष्क का कार्य एवं उपलब्धियां लिखेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे मगध पर आक्रमण, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें निष्कर्ष क्या लिखेंगे, निष्कर्ष 2 तरीके से लिखा जाता है। एक तो इसी बात को थोड़ा समरी लिख देते हैं यहाँ पर, यानी कि थोड़ा सा में करके लिख देते हैं, यहाँ पर समरी लिख देते हैं, संक्षेप में यही बात को लिख देते हैं। नहीं तो दूसरा बात, इससे आगे आने वाले जो वंशज होंगे उनसे इसको कनेक्ट कर देते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, अतः निष्कर्षतः यहाँ पर, या निष्कर्षतः यहाँ पर, यहाँ से निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वो पैराग्राफ छोड़ कर लिखना होता है। निष्कर्षतः यह हम कह सकते हैं कि कनिष्क के बाद कुषाण वंश में इसके जितने प्रतापी शासक नहीं हुए, जिसके कारण कुषाण वंश धीरे धीरे सिमटने लगा और धीरे धीरे सिमटते इसका कुषाण वंश का अंत हो गया। और इसी के सामंत, कुषाण वंश के सामंत ही बहुत बड़े हो गए, और इस साम्राज्य का पूरी तरीके से अंत हो गया, काम खत्म हो तो गया। यही तो था आंसर लिखना। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे।